हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखने जा रहे हैं जनसांख्यिकी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं अभी तक बाकी सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, खासकर यूपीएससी और बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उनके लिए। और अभी जो 2023 में आरओ आ रहा है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। करीब 10 क्वेश्चन के आसपास में आते हैं इसमें। और बाकी नेट वगैरह के एग्ज़ाम में भी खासकर जिनका ज्योग्राफी है उसमें भी एक दो तीन क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाता है। और बाकी यूपी ट्रिपल एससी एसएससी वगैरह के जो भी एग्ज़ाम में आते होंगे ये खासकर ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आरओ के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? कब प्रारंभ हुई? 1872, 1881, 1891 और 1894। इसका जो आंसर है वो है 1872 में मेयो ने करवाई थी पहली जनगणना। और नियमित जनगणना जो है वो 1881 से स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है ए। यहाँ मैंने आंसर भी लिख रखा है। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, इसके काल में हुई थी? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना की बात कर रहा है। नियमित जनगणना जो है वो 1881 में हुई थी पहली। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? तो देखिए इसका आंसर है बी, 1881। मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन और 30 दिन। ये क्वेश्चन आ चुका है। सारे क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं वही मैंने कलेक्ट किए हैं। तो ये है 21 दिन। 21 दिन के अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जन्म और मृत्यु दोनों का, अनिवार्य है ये। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस 5 में सम्मिलित नहीं करता है। क्या है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एचआईवी, मृत्यु का पंजीकरण। देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की बात कर रहा है तो इसमें एचआईवी का कोई रोल नहीं है। उच्च रक्तचाप स्वास्थ्य से रिलेटेड है, मधुमेह और मृत्यु का पंजीकरण ये सब स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो गया वो एचआईवी परीक्षण हो गया। नेक्स्ट देखिए, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया? थीम क्या था? आवर फ्यूचर आवर कंट्री, आवर कंट्री आवर सेंसस, पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो आंसर जो है इसका ये है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सेंसस आवर फ्यूचर याद रख कर लीजिएगा, कई बार थीम में पूछा है और ये 2011 की बात हो रही है। अभी तक जो है एग्ज़ाम में 2011 ही चल रहा है। 2023 का आने में टाइम लगेगा थोड़ा, 2021 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? देखिए प्राकृतिक वृद्धि की बात कर रहा है। प्राकृतिक वृद्धि में क्या क्या आता है अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह में जहाँ भी। तो देखिए ऑप्शन है आपका अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर, प्रव्रजन, विवाह। इसका इंग्लिश होगा माइग्रेशन, इसका होगा क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? प्राकृतिक वृद्धि। तो प्राकृतिक वृद्धि जिसमें कि और कोई चीज़ें सहायक ना हो, उसमें सिर्फ बर्थ और डेथ यही आता है। ये प्रव्रजन, माइग्रेशन और विवाह ये प्राकृतिक वृद्धि में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर होगा ए और बी, डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, ये आपका बी आर माइनस डी आर, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये जो भी है बर्थ में से डेथ को घटा देते हैं तो प्राकृतिक वृद्धि मिलती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकी संक्रमण का सही अनुक्रम दर्शा देगा? देखिए जनसांख्यिकी संक्रमण ये या तो आपने पॉपुलेशन वगैरह में पढ़ा होगा या फिर ज्योग्राफिक या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वहाँ पढ़ना है।
तो इसमें क्या होता है, उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, इसमें वो पूछ क्या रहा है, कौन सा संयोजक आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकी संक्रमण का सही अनुक्रम दर्शा देगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्रम शुरू में क्या क्या ऐसे होते, देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है, और ये इस तरह से होता है। तो शुरू में तो देखो डेथ रेट भी हाई, बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी हाई होता है। तो उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, ये हो गया पहले नंबर पे। सेकंड पे फिर क्या होता है, बर्थ रेट बढ़ता है, डेथ रेट घटता है, इसकी वजह से पॉपुलेशन गैप आता है। तो क्या होगा, डेथ रेट निम्न उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, तो ये देखिए दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर, तो ये फिर लास्ट में ये हो जाता है ऐसे, ये इसका ग्राफ है। तो ये हो गया 1, 3 और 2, कौन से ऑप्शन में है, बी में, ये हो गया सही। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, जनांगीय संक्रमण। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। देखिए स्थायी जनसंख्या संरचना की बात कर रहा है, बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, ऐसी सिचुएशन में स्थायी जनसंख्या नहीं होगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, जन्म दर घटेगी और मृत्यु दर बढ़ेगी, तो ऐसी सिचुएशन में भी नहीं होगा स्थायी जनसंख्या। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो है स्टेबल सिचुएशन में होना चाहिए, तभी जाकर के स्थायी जनसंख्या की संरचना प्राप्त होगी। देखिए आंसर भी सी है। ये देखिए स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर, इसमें भी नहीं होगा, इसमें फिर वही है कि इसमें भी पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो इसका जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। ये 1990 के आसपास या उससे उसी के आसपास का क्वेश्चन है, तो उस दौर की बात हो रही है। स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। देखिए मैंने आपको ऐसा बताया ना, ऐसा करके ग्राफ आता है इसका, तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, ठीक है। तो हम इस स्टेज में थे, तो यहाँ पे क्या था, किस दौर से गुजर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य क्या कारण है। मृत्यु दर में कमी, आर्थिक प्रगति, कम आयु में विवाह, जन्म दर में वृद्धि। तो इसका जो है आंसर मृत्यु दर में कमी, वो आप याद रखिएगा ट्रांजिशन वाला ग्राफ। तो मृत्यु दर में कमी की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, ए। नेक्स्ट देखिए, माल्थस के अनुसार, देखिए 2-3 थिंकर थे जिनका आपके पॉपुलेशन ज्योग्राफी में वगैरह में पॉपुलेशन में काफ़ी नाम है, माल्थस हो गए, मार्क्स हो गए, तो ये माल्थस का पूछ रहा है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए ये माल्थस ने कई सारे रीज़न दिए थे पॉपुलेशन के लिए बढ़ने का, और इसने एक वो भी दिया था कि जो उत्पादन होता है खाद्यान्न उत्पादन वगैरह, वो जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसमें होता है, मतलब 1, 2, 3, 4 के हिसाब से बढ़ेगा। और जो पॉपुलेशन होता है वो जो होता है वो ज्योमेट्रिक के हिसाब से बढ़ता है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसमें, मतलब 1, 2, 4, 16, 64 इस तरह से बढ़ेगा। तो ये माल्थस की बात कर रहा है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक, और हाँ इसने कुछ चेक्स दिए थे, मतलब जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स ऐसे करके दिया था इसने। ये सब ज्योग्राफी में है, ये आपके नेट वगैरह के एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स ये 2 दिए थे ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। तो इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण और अनैतिक व्यवहार। अब ये जो है मैं आपको पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स जब ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अभी फिलहाल ये था जन्म नियंत्रण, मतलब सेल्फ कंट्रोल, इस पर आप ध्यान दीजिए, ये सर्वाधिक प्रभावकारी
उपाय है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में, अंकगणितीय क्रम में, हरात्मक क्रम में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या में वृद्धि, तो उत्पादन वगैरह में किसमें क्या बताया था मैं, उत्पादन में बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 ऐसा करके, और जनसंख्या में क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 2 4 16 4 64 ऐसा करके, मतलब ये स्क्वायर होता जा रहा है। ठीक, तो ज्यामितीय क्रम में इसका इंग्लिश में यही होगा ज्यामितीय क्रम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है इसमें, और ये नहीं होगा, ये सब नहीं है, इसका आंसर क्या है ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांगिकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। जनसंख्या का घनत्व, तो देखिए जननांगिकी विशेषता जैसे कि आप जब भी पढ़ते हैं पॉपुलेशन का डाटा वगैरह तो क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए डेंसिटी पढ़ते हैं, और क्या उसका क्या वृद्धि है, वृद्धि दर वगैरह ऐसे पढ़ते हैं, डेंसिटी पढ़ते हैं, लिटरेसी पढ़ते हैं, सेक्स रेशियो पढ़ते हैं, यही सब पढ़ते हैं ना। तो जनसंख्या का घनत्व ये पढ़ते हैं आप, रहन सहन का स्तर ये नहीं पढ़ते हैं, लिंगानुपात ये सेक्स रेशियो पढ़ते हैं आप, और ग्रामीण शहरी ये जो है अर्बनाइजेशन ये शहरीकरण वगैरह का डाटा भी आप पढ़ते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं इस मतलब ये रटने का एक तरह से देखने का समझने का एक तरीका है कि हम क्या क्या पढ़ते हैं इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनसांख्यिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, तो यही है रहन सहन का स्तर, क्योंकि ये काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है, कहाँ होगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक क्षेत्रों में, समुद्र तटीय मैदानों में, कम ऊंचाई पहाड़ियों से, समतल धरातली बनावट, उपजाऊ मिट्टियां और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों से। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो आपको औद्योगिक क्षेत्र में मिलेगा, वो जो अर्बन सेटलमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, चाहे आप कंसेंट्रिक मॉडल पढ़िए चाहे सेक्टर मॉडल पढ़िए, ये सब ज्योग्राफी में है। तो जिसमें भी पढ़ेंगे आपको आसपास का जो क्षेत्र होगा वो औद्योगिक, दूसरा तीसरा जो सेक्टर आपको दिखेगा वो औद्योगिक क्षेत्र होगा, यहाँ पे आपको डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। इसमें मजदूर वर्ग रहते हैं अगर अर्बन वगैरह का मतलब वो देखें तो, और क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादातर या तो अर्बन एरिया में होंगे या फिर औद्योगिक क्षेत्र बनने के बाद वो एरिया अर्बन हो जाएगा, है ना। तो ये औद्योगिक क्षेत्र जो है वहीं पे आपको मिलेगा। ये आपको एक तरह से माइंडसेट में बना रहा हूँ ताकि आप इस तरह से याद कर लें। तो ये इसका आंसर जो होगा वो औद्योगिक क्षेत्र होगा। नेक्स्ट देखिए, बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों का अपनी इच्छा से न कराने के कुछ कारण हैं। किस वजह से लोग ये नहीं कराते हैं, मतलब ये बंध्याकरण, ठीक है। लड़कों के लिए इच्छा, शिशु मृत्यु दर की ऊंची दर, समझदारी की कमी, अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां। तो देखिए कई कारण है इसका, तो इसका जो आंसर है ये लगभग चारों है, डी आंसर भी है यहाँ पे, ठीक। तो इसकी वजह से भी होता है, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा ये ऐसा क्यों है, अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियाँ। तो ये है एक मतलब थियरी है, ऐसा मतलब बताया था मार्क्स ने खास कर दिया था कि गरीब लोग जो होते हैं नंबर द ग्रेटर ऑफ हैंड ग्रेटर द वेजेस है, ऐसा करके उनका था। तो जितना ज़्यादा हाथ होगा उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो इस वजह से जो गरीब लोग हैं वो बच्चे ज़्यादा मतलब पैदा करने का सोचते हैं और बंध्याकरण वगैरह कराने के लिए नहीं सोचते हैं। तो ये रीज़न है इसका, तो ये इसमें चारों इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखिए, 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 पृथक चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए 1901 1900 ये है 1 से 21 21 से 51 51 से 81 और 81 से 2001 ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट जो मतलब ये वाला जो चरण था लाने के लिए, ठीक से देखिए 1951 से 1981 इस दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी का जो दूसरा होगा वो सही होगा। देखिए सी का दूसरा इसमें है और सी का दूसरा इसमें है। फिर उसके बाद देखिए 1901 से 1921 वाला जो
था उसमें स्थायी वृद्धि, दूरगामी मंद वृद्धि। तो देखिए 1901 से 1921 के बीच में, यहीं पे देख लीजिए, ये दो डाटा आप हमेशा याद रखना। ये 1921 में जब वो डाटा आया था तो वो एक निगेटिव वृद्धि दर को दिखाता था, ये -0.31% की उसकी वृद्धि दर थी। तो इस तरह से इसमें जो था मंद वृद्धि हुआ था। ये आप काफ़ी इसको डिवाइड, इसको ऐसा बोलते हैं कि मतलब जनसंख्या का एक वो था, एक मतलब एक ऐसा पड़ाव था जहाँ से जनसंख्या घटी थी। ठीक है, तो ये एक तरह से ये हो गया ए का तीसरा। तो ए का देखो पहला इसमें है, तो एक तरह से ये यही होगा इसका आंसर, और यहाँ पे दिया भी है A3B1C2। तो B1 देखिए 21 से 51 के बीच में स्थायी वृद्धि आप देख लीजिए, 21 से 51 के बीच में 11, 14.22, 13.31, 21.51। मतलब ये एक तरह से ये जो तीन थे ये एक तरह से अस्थायी थे 11 से 13 के बीच में। तो ये अस्थायी वृद्धि का टाइम था। 51 से 81 खासकर आप ये याद रखिएगा, 1971 ये 24.80 ये सबसे हाईएस्ट रहा है अभी तक का। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा वृद्धि, द्रुतगामी वृद्धि का टाइम था ये। कम होने के निश्चित लक्षणों के साथ, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो था 90s के दशक के बाद से मतलब ये लगने लगा था कि कम होने जनसंख्या धीरे 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 कम होगी, हालांकि बढ़ेगी लेकिन लक्षणों के साथ, मतलब कम होने के लक्षण दिखेंगे। तो ये हो गया, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसके लिए आप डाटा याद कर लेना। जनरली लोग डाटा याद नहीं रखते हैं, अगर आप ऐसे याद करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। 71, 81 और 21 ये आप बिल्कुल याद रखना। 1971 to 81 देखिए, क्योंकि यहाँ से घटना शुरू हुआ है, यहाँ से ये बढ़ा है और यहाँ से घटना शुरू हुआ है। तो 71 से 81 देखो सही है ये, 81 से 91 ये भी सही है, 91 से 2001 ये भी सही है, और 2001 से 2011 इसका जो है वो वृद्धि दर था 17.7%। याद कर लो आप, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम दोगे आप तो उसमें यही डाटा पूछने वाला है 2011 वाला। तो 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.7। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? कब था? 71, 81, 91 और 2001। तो ये इसका जो आंसर है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये याद कर लो। 1961 से 1971 24.80 ये हाईएस्ट था। इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था ये, और क्या हुआ था ये भी पढ़ा ही होगा आपने। तो 1971 का जो टाइम था ये उसी समय सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिखाया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कि देखिए, भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसके चीन से आगे हो जाने की संभावना है, जो कि हो चुका है 2023 में, हम नवंबर 2023 में हैं, तो ये हो चुका है। विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक भारतीय है, ये भी सही है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे स्तर में है, ये गलत है। तो इसका जो आंसर है 1, 2, 3। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। तो ये जो है गलत है, ये सही है किंतु आर गलत है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा है। क्या हुआ है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एरिया तो बढ़ने वाला नहीं है, जो है वही है, तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगा ही। तो क्या है? निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो डेंसिटी इस समय, पॉपुलेशन डेंसिटी
382 है इंडिया की, रट लो। इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, तो रटना ही पड़ेगा, तो रट लीजिए। 382 है इस समय पॉपुलेशन डेंसिटी। ये 2011 के आधार पर मैं बता रहा हूँ, 2023 2021 का भी आया नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख कौन थे, ये बात हुई थी। तो उसके जो थे, प्रणब मुखर्जी थे। नेक्स्ट देखिए, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ये तो रटने वाली बात है। तो ये इसका जो आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ये 121 करोड़, ठीक है, 8,54,977। ये 2011 का डाटा है, अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जब आएगा तो आएगा। ठीक है, तो 121,08,54,977। अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम खासकर जैसे बीपीएससी वगैरह में डाटा डायरेक्ट पूछ देता है, स्टेट पीसीएस के बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे बीपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, और नेक्स्ट देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों, हालांकि उस समय का क्वेश्चन है ये, जबकि अंतिम आंकड़े नहीं आए थे, अनंतिम आए हुए थे, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो जो वो आंकड़े थे वही लास्ट अंतिम वाला भी था, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था, यूपी। देखिए, चलिए अभी आगे मैंने कई सारे क्वेश्चन में उसका डाटा पूरा लिख रखा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 28 राज्यों, दिल्ली तथा पांडिचेरी उसमें सम्मिलित नहीं है, में सिक्किम का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो मैं बताता हूँ, ये गलत है। पांडिचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में से चंडीगढ़ की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये भी गलत है। भारत के 28 राज्यों, दिल्ली तथा पांडिचेरी उनमें सम्मिलित नहीं है, में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र की है, ये सही है। ठीक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, अभी लिस्ट है आगे। तो इसमें जो है 2 गलत है, पूछ क्या रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो इसमें केवल 3 सही है, आंसर देखिए डी है। ठीक, सिक्किम का क्षेत्रफल सबसे कम है, ये नहीं है, इसका जो है सबसे कम जो है वो गोवा का है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। अभी जो पिछले जो क्वेश्चन थे उसका जो व्याख्या है वो आगे वाले क्वेश्चन में आपको मैं पढ़ा हुआ है डाटा के साथ, वो मैं आपको दे दूंगा अभी। तो ये है, परीक्षण कीजिए, सही उत्तर चुनना है। भारत में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष 2001 से 11 में घटा है। शिशु लिंग अनुपात, हाँ घटा है, सही है ये। हरियाणा का शिशु लिंग अनुपात 2001 से 2011 में बढ़ा है, 2001 से 2011 में बढ़ा, ये भी सही है। और भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है, तो ग्रामीण लिंग अनुपात, हाँ ये भी सही है। भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, ये गलत है। देखिए, पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, ये गलत है। दरअसल महिला शिशु मृत्यु दर, ये पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, नहीं ये गलत है। ये 97 वर्सेस 100 है, तो चूंकि महिला शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है हमारे देश में, तो इसका जो आंसर है 1 2 3। ये तो जाहिर सी बात है कि ये गैप है, तभी तो इसी की वजह से तो मतलब सेक्स रेशियो घट रहा है। ये भी देख लीजिए, ये है इंडिया का सेक्स रेशियो है, 1993 2001 में था। अभी फिलहाल जो है वो लिंगानुपात 943 है, आप याद रख लेना, इंडिया का 2011 के हिसाब से। तो देखिए 943 है, और 0 से 6 साल वाला जो है लिंगानुपात पहले 927 था, अभी 919 हो गया है। तो 2001 से 2011 में ये बढ़ा है, सॉरी घटा है, 927 से 919 हुआ है।
तो घटा है, ठीक है, ये सही है इसीलिए। हरियाणा का 819 से 834 हुआ है तो बढ़ा है, देखिए ये भी सही है। और ये है रूरल वर्सेस अर्बन, ये जाहिर सी बात है कि इसमें जो ग्रामीण होते हैं उनका ज़्यादा होता है और अर्बन वाले में कम है। तो 90, ये देखो रूरल का जो है वो 949 है और अर्बन वाला 929 है, 20 कम है। तो ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो नगरीय से ज़्यादा है, ये सही है बिल्कुल। और ये पुरुष मृत्यु दर जो है वो 100, ये 100 पर 956, सॉरी 97 है, तो महिला शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है 2011 के अंतिम आंकड़े, ये अंतिम भी हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका, ये गलत है, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में है, ये गलत है। पहले सबसे पहले महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद जो है ये पश्चिम बंगाल है। ठीक, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इस वजह से ये गलत हो गया रीजनिंग, और आंसर इसका सी है। देखिए यहाँ पे मैंने डेटा लिख रखा है, सबसे टॉप पे है यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, उसके बाद जो था वो था आंध्रा, लेकिन चूंकि आंध्रा अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर आंध्रा नहीं है उसके जगह पे एमपी, तमिलनाडु वगैरह है, तो आंध्रा 2 पार्ट में बढ़ चुका है, तो अभी आंध्रा का पॉपुलेशन कम हो गया है, तो वेस्ट बंगाल के बाद हम सीधा एमपी पे आ जाते हैं। अगर अब आंसर, अब क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आंध्रा नहीं मारेंगे, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। तो ये हो गया एमपी, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद राजस्थान। ठीक, तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये एकदम लाइन से हैं। वेस्ट बंगाल के बाद एमपी, आंध्रा हट गया। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो ये है तृतीय, 1 2 3। नेक्स्ट देखिए, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो सबसे टॉप पर क्या होगा? देखिए अभी बताया हूँ, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा और ये चौथे पे आएगा। तो ये क्या होगा? 4 3 2, 4 3 2 1। ठीक, तो 4 3 2 1 बी आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय कौन है? महाराष्ट्र है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा वही महाराष्ट्र ही है। तो नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान। अगर आंध्रा नहीं है तो मैंने आंध्रा को इसलिए कट कर रखा है, आंध्रा लिखा है, लिख करके कट इसीलिए किया है। एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान। और एरिया वाइज क्या है? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और कर्नाटक। तो सबसे बड़ा जो है एरिया, क्षेत्रफल राजस्थान का है, उसके बाद एमपी का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, उसके बाद यूपी का है, उसके बाद गुजरात का है, उसके बाद कर्नाटक का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो कौन है? दिया हुआ है यूपी, अगर दिया है तो यही होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? किसकी है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र की है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। कम से कम इतना तो याद रखिए आप। ठीक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार, अनुमान क्या लगभग फिक्स हो चुका है, भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है?
बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश। देखो बस एक ऑप्शन चेंज किया है, यूपी। निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2001 के अनुसार है। देखो ये 2001 के अनुसार पूछा हुआ है, तो 2001 के हिसाब से इसमें जो आंसर है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। जो 2001 में भी यही था जो अभी 2011 में चल रहा है, तो इसलिए मैंने इसको लिख रखा है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान। ठीक, अगर आंध्रा है तो आंध्रा, फिर इसके बाद एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान। इसका जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसमें क्या होगा? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। आप रट चुके हैं तो ये होगा। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है? देखो ये बीपीएससी वगैरह के लिए है, मैं लिख दिया हूँ, और बाकी स्टेट पीसीएस वगैरह यूपीएससी का तो कोई रोल है नहीं इसमें। तो बीपीएससी वाले याद रखें, ये 2001 पूछा है, लेकिन 2011 का भी आप याद रखिएगा। उस समय जो है 2001 के हिसाब से 8% था, 8% जनसंख्या बिहार राज्य में था। अभी जो है वो 9% है 2011 के आंकड़े के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आप करेंट डेटा से रूबरू हो जाएं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये था 82998509, तो ये 2011 के हिसाब से ये है 104099,452। एग्जैक्ट डाटा रख लीजिए, अगर बीपीएससी वगैरह का कोई ऐसा एग्जाम है तो चले जाइएगा रट के, 104099,452। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे हैं, तो वही है, टॉप के 3 ऑर्डर ले लो, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। अगर मिल जाता है आपको ये कहीं तो सम्मिलित कर लेना, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यही हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा, देखो जब भी होगा उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्रा जब भी होगा तो इससे तो कम ही होगा, क्योंकि आपको इसी ऑप्शन में से चूज करना है, तो ये देखो ये तो ज़्यादा ही होगा। ठीक, और ये यूपी, बिहार इससे ज़्यादा ही होगा, ये भी, तमिलनाडु भी नीचे ही है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी भी नीचे ही है, तो ये टॉप ऑर्डर वाले यही होंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा कौन सा है? ये ऑप्शन, इस ऑप्शन में से बताना है, कर्नाटक, एमपी, तमिलनाडु और उड़ीसा। इसमें जो है वो सबसे छोटा हुआ है उड़ीसा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है? जनसंख्या पूछ रहा है, तो नवीनतम जनगणना अगर नहीं मेंशन है तो 2011 ही समझिए। 2011 के अनुसार सबसे कम कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी और बिहार। तो देखो इसमें टॉप ऑर्डर में आपको ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, और एमपी भी दिखेगा, कर्नाटक के एमपी के बाद में है, जो कि मैंने लिख रखा था। ठीक, तो ये आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट देखिए, 2001 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें स्टेट और यूटीज दोनों हैं, वो एक साथ लिया हुआ है। ठीक, और इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ रहा है, ये 2001 के हिसाब से पूछ रहा है, हम 2011 के हिसाब से देखेंगे तो 2011 में भी वही है लगभग। ठीक है, तो चंडीगढ़, पुडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम, चंडीगढ़, पुडुचेरी, मिजोरम और सिक्किम। देखिए 2001 के हिसाब से इसका आंसर सीधा ये है, पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम। और 2011 के हिसाब से क्या है, ये मिजोरम, ये चेंज हुआ है, सॉरी वो वही नहीं है। ठीक है, तो पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़ और सिक्किम। तो मिजोरम का जो है वो जनसंख्या चंडीगढ़ से बढ़ गया है। 2011 का डाटा ये रहा, ये आप इस ऑर्डर में याद रखिएगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूछेगा भी नहीं, फिर भी आप चूंकि स्टेट और यूटी से एक साथ लगभग
पूछता नहीं है, या तो यूटी पूछेगा या तो स्टेट पूछता है। लेकिन यहाँ जो है कभी कभी कुछ एग्जाम में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के चक्कर में पूछ देते हैं। तो पुडुचेरी के बाद मिजोरम है, चंडीगढ़ और सिक्किम। नेक्स्ट देखिए, 1 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि एक तरह से ये एक्सेप्शन है और ये 2011 का डाटा है, तो ये पूछ भी सकता है अभी फ़िलहाल किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऑप्शन है गोवा, केरल, कर्नाटक और नागालैंड। तो इसका जो आंसर है वो है नागालैंड। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, गोवा का 8.2%, केरला का 4.9%, कर्नाटक का जो है वो 15.6% और नागालैंड का -0.6% है। तो एक तरह से इसमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है, मतलब जनसंख्या घटी है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी ऑप्शन आता है अगर नागालैंड उसमें है, तो नागालैंड का जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर में नागालैंड को काउंट कर लेना आप। एक्सेप्शन है ये 2011 के जनगणना के लिए, तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, न्यूनतम पूछ रहा है, यहाँ नकारात्मक नहीं पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो आंसर होगा वो नागालैंड ही होगा, चाहे इनका कुछ भी हो, अरुणाचल प्रदेश, एमपी, पंजाब, अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो नागालैंड। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? बोला ना, एक्सेप्शन है ये, तो नागालैंड आप याद रखिए, चाहे कोई भी ऑप्शन हो, अगर ऋणात्मक जनसंख्या पूछ ले, सबसे कम पूछ ले, तो नागालैंड। नेक्स्ट देखिए, भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर किस समय रही है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको रटा चुका हूँ, इसका आंसर वही है 61 से 71। 71 में जनसंख्या बढ़ के आई थी, तो 71 वाले डाटा में पता चला था कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है 24.80, लगभग 25 के आसपास पहुंच चुका था ये। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत की जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी? 1901, 11, 61, 71, 2001, 2011 और 81, 91। आंसर क्या होगा इसका? ये 61, 71। 2-3 आप जो मैंने हाईलाइट कर रखा ना, 2-3 याद करके रखना बिल्कुल, क्योंकि ये जनसंख्या का विभाजक वर्ष माना जाता है 1921, है ना। इस समय निगेटिव वृद्धि दर रहा है कि प्लेग वगैरह फैल गया था। ठीक, इसको आप इतिहास से जोड़ करके जब पढ़ेंगे इतिहास में, तब समझ में आएगा कि क्या हुआ था। ठीक है, तो -0.31 1921 में रहा था, 71 में सबसे ज़्यादा, और वर्तमान में 2011 के डाटा के हिसाब से क्या है, 17.7%। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, लगभग 550-600 के आसपास में क्वेश्चन है पॉपुलेशन से रिलेटेड। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब जगह से कलेक्टेड है, तो वो में हम लोग 50-50 क्वेश्चन करते जाएंगे, 50, 100, 50 जितना भी हो पाएगा। ठीक है, तो ख़त्म हो जाएगा। और ये काफ़ी आता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है, लगभग हर एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन, पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी वगैरह में। यूपीएससी में डायरेक्टली तो नहीं पूछता है डाटा, पर घुमा फिरा करके आते रहते हैं क्वेश्चन, ट्रेंड के हिसाब से पूछ लेगा, बढ़ रहा है, घट रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है, ऐसा करके। तो आपके पास में एक आइडिया होना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है पॉपुलेशन। और यूपी वगैरह में और बाकी स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में तो डायरेक्टली पूछ लेता है, और अब आरओ के एग्ज़ाम में तो आता ही आता है 10 क्वेश्चन, आप इसके आप मान करके चलिए। ठीक, कुछ यूपी स्पेशल करके, कुछ इंडिया के सेंसस के। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम। थैंक यू।